क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप सुबह उठते हैं और दिल नहीं चाहता कि दिन शुरू करें, कि काम करते हैं लेकिन दिल उसमें नहीं होता, कि जिंदगी गुजर रही है लेकिन जी नहीं रहे? और फिर कभी कभी आप किसी को देखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो सुबह उठता है और उसकी आंखों में एक चमक होती है। वो काम करता है और उसके चेहरे पर सुकून होता है। वो बूढ़ा भी होता है लेकिन जिंदगी से भरा होता है। आप सोचते हैं, ये फर्क क्यों है? उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं? जापान में उस चीज का एक नाम है, उसे कहते हैं इकिगाई। ये लफ्ज दो जापानी अल्फाज से मिलकर बना है। एकी यानी जिंदगी और गाई यानी कद्र या मकसद। मिलकर मतलब बनता है जिंदगी जीने की वजह। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये इकिगाई क्या है, क्यों जापानी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पुरस्कून और लंबी जिंदगी जीने वाले होते हैं, और सबसे अहम, आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। आखिर तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो के आखिर में वो 4 सवाल हैं जिनके जवाब आपकी पूरी जिंदगी की समत बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बहुत दिलचस्प बात जानते हैं। जापान में एक जगह है, ओकिनावा, जिसे दुनिया के ब्लू जोन्स में से एक कहा जाता है। ब्लू जोन्स वो जगह हैं जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा के लोगों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। साइंसदानों ने वहां जाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग इतना लंबा क्यों जीते हैं। खाना? हां, सेहतमंद खाना है। वर्जिश? हां, ये लोग मुतहर्रिक रहते हैं। लेकिन एक चीज और भी थी जो बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहां के लोगों को पूछा गया, आप सुबह क्यों उठते हैं? और हर एक के पास एक जवाब था। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मैं उसलिए उठती हूं क्योंकि मेरे पूते पूतियां मेरी राह देखते हैं। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैं उसलिए उठता हूं क्योंकि मेरे बाग में फूल खुल रहे हैं और मैं उन्हें देखना चाहता हूं। एक और ने कहा, मैं उसलिए उठता हूं क्योंकि मैं आज अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करूंगा। ये बहुत सादा जवाबात हैं, लेकिन यही उनका इकिगाई है, उनकी जिंदगी जीने की वजह। और तहकीक ने साबित किया कि जिन लोगों के पास जीने की वजह होती है, वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि ज्यादा लंबा भी जीते हैं। अब आते हैं इकिगाई के असल कंसेप्ट की तरफ, जो उस किताब की बुनियाद है। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने इकिगाई को एक खूबसूरत डायग्राम के जरिए समझाया है, जिसे आपने शायद पहले भी देखा हो। इस डायग्राम में 4 दायरे हैं और इकिगाई वो जगह है जहां ये चारों दायरे मिलते हैं। पहला दायरा वो जो आपको पसंद है, दूसरा दायरा वो जिसमें आप अच्छे हैं, तीसरा दायरा वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, चौथा दायरा वो जिसके लिए आपको मुआवजा मिल सकता है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं तो वही आपका इकिगाई है। लेकिन यहां एक बहुत अहम बात है जो अक्सर लोग नहीं समझते। इकिगाई का मतलब यह नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा मकसद ढूंढना है, कोई अजीम काम करना है या दुनिया बदलनी है। जापानी लोगों का इकिगाई अक्सर बहुत सादा होता है। एक सुशी बनाने वाला जो 50 साल से अपने काम में मोहब्बत से सुशी बना रहा है। एक बागबान जो अपने फूलों की देखभाल में सुकून पाता है। एक दादी जो अपने पूतों को खाना बनाकर खिलाने में खुशी पाती है। ये इकिगाई है, सादा लेकिन गहरा, छोटा लेकिन ताकतूर। अब जरा सोचें, क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जो आपको सुबह उठाती है? कोई ऐसी चीज जो करते वक्त आपको वक्त का पता नहीं चलता? कोई ऐसा काम जो थका देता है लेकिन फिर भी अंदर से खुशी देता है? अगर हां, तो शायद आपका इकिगाई आपके बहुत करीब है। और अगर नहीं, तो आगे वो तरीके हैं जिनसे आप उसे ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत अहम कंसेप्ट की तरफ, फ्लो यानी भाव। यह कंसेप्ट हंगारियन साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने दिया और इकिगाई किताब में उसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा गया है। फ्लो वो कैफियत है जब आप किसी काम में उस कदर डूब जाते हैं कि वक्त का एहसास खत्म हो जाता है, बाहर की दुनिया गायब हो जाती है और आप मुकम्मल तौर पर इस लम्हे में होते हैं। आपने शायद यह महसूस किया हो जब आप कोई पसंदीदा किताब पढ़ रहे होते हैं, या जब आप कोई पसंदीदा काम कर रहे होते हैं, या जब आप किसी प्यारे के साथ गहरी बात कर रहे होते हैं और अचानक पता चलता है कि 3 घंटे गुजर गए लेकिन लगा ही नहीं। यही फ्लो है। और जापानी फलसफा कहता है, इकिगाई और फ्लो एक ही जगह मिलते हैं
जब आप अपने इकिगाई के मुताबिक काम करते हैं तो फ्लो खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन फ्लो के लिए एक शर्त है, काम का चैलेंज आपकी महारत के बराबर होना चाहिए। अगर काम बहुत आसान हो तो बोरियत होती है, अगर काम बहुत मुश्किल हो तो घबराहट होती है। लेकिन जब काम का चैलेंज बिल्कुल आपकी महारत के बराबर हो तो आप फ्लो में आ जाते हैं, और यही सबसे ज्यादा खुशी और सुकून की जगह है। अब आते हैं जापानी फलसफे के कुछ और अहम पहलुओं की तरफ जो इकिगाई की किताब में बयान किए गए हैं। पहला पहलू है वाबी साबी, यानी नाक्स चीजों में खूबसूरती देखना। जापानी फलसफा कहता है कोई भी चीज मुकम्मल नहीं होती, और यही नामकमलीत उसे खूबसूरत बनाती है। एक पुराना मिट्टी का बर्तन जिस पर वक्त के निशान हैं, जापानी उसे खूबसूरत समझते हैं क्योंकि वो निशान उसकी कहानी है, उसका सफर है। और यह फलसफा जिंदगी पर भी लागू होता है। आप मुकम्मल नहीं हैं, आप में कमजोरियां हैं, आपने गलतियां की हैं, लेकिन यही आपकी कहानी है, यही आपको आप बनाता है, और यही खूबसूरत है। दूसरा पहलू है मुवाई, यानी वो लोगों का दायरा जिनके साथ आप जिंदगी गुजारते हैं। ओकिनावा में हर शख्स एक मुवाई का हिस्सा होता है। ऐसे लोगों का गुर्वा जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे की तकलीफ में साथ होते हैं, और एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। तहकीक बताती है कि मजबूत समाजी रिश्ते लंबी जिंदगी और खुशी का सबसे बड़ा जरिया हैं। इकिलापनी इतना ही नुकसानदायक है जितना सिगरेट पीना, और यही वजह है कि इकिगाई में रिश्ते इतने ही अहम हैं जितना काम। तीसरा पहलू है हारा हाची बू, यानी इसी फीसद पेट भरो, पूरी तरह नहीं। ओकिनावा के लोगों में एक खास आदत है, वो खाना खाते वक्त जब उसी फीसद भरे होते हैं तो रख जाते हैं। और साइंस भी यही कहती है कि कम खाना ज्यादा लंबी जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन यह सिर्फ खाने की बात नहीं, यह एक फलसफा है कि जिंदगी में हर चीज में तवाजुन रखो, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। काम भी, आराम भी, मोहब्बत भी, कई तन्हाई भी, बोलना भी, खामोशी भी। यह तवाजुन जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। चौथा पहलू है इस लम्हे में जीना। जापानी फलसफा कहता है माजी गुजर चुका, मुस्तकबल अभी आया नहीं, इस लम्हे में जियो। और यह बात इकिगाई से जड़ी है, क्योंकि जब आप अपने इकिगाई के साथ जिंदगी गुजारते हैं तो हर लम्हा कीमती हो जाता है, क्योंकि हर लम्हे में आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है, और जिससे आपकी जिंदगी चलती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैं अपना इकिगाई कैसे ढूंढूं? इकिगाई किताब कहती है यह कोई फौरी अमल नहीं है, यह एक सफर है। लेकिन ये 4 सवाल इस सफर को शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल, मुझे क्या पसंद है? वो काम कौन सा है जो मैं बगैर किसी वजह के करना चाहता हूं? वो चीज कौन सी है जो मुझे बचपन में खुश करती थी और जो शायद आज भी मुझे अंदर से खुश कर सकती है? दूसरा सवाल, मैं किस चीज में अच्छा हूं? वो महारत कौन सी है जो मेरे पास है, चाहे वो मुझे बहुत बड़ी न लगती हो? लोग मुझसे किस चीज में मदद मांगते हैं? कौन सी चीज मैं करता हूं तो लोग कहते हैं वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मेरे आसपास कौन सा मसला है जिसे मैं हल कर सकता हूं? मेरे घर में, मेरे पड़ोस में, मेरे काम की जगह पर कहां मेरी मौजूदगी फर्क डाल सकती है? चौथा सवाल, कौन सी चीज के लिए मुझे मुआवजा मिल सकता है? यह सवाल जरूरी है क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए पैसे भी जरूरी हैं। लेकिन याद रहे, इकिगाई सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। इकिगाई उस जगह है जहां ये चारों सवालों के जवाब मिलते हैं। और जब आप उन चारों सवालों के जवाबात लिखें और देखें कहां ये आपस में मिलते हैं, तो वही जगह आपका इकिगाई है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात, इकिगाई को ढूंढने की कोशिश में बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं पहले इकिगाई ढूंढूंगा, फिर काम शुरू करूंगा। लेकिन इकिगाई की किताब कहती है इसके उलट है, पहले काम शुरू करो और इकिगाई रास्ते में मिलता है। जापानी लोग कहते हैं शिकातागा ने, यानी जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, क्योंकि बैठकर सोचने से इकिगाई नहीं मिलता, चलते रहने से मिलता है। और हर कदम पर आप खुद को थोड़ा और जानते हैं
और आहिस्ता आहिस्ता आपका इकिगाई वाज़ेह होता जाता है। अब आते हैं इस बात की तरफ जो जापानी फलसफे में सबसे ज्यादा अहम है और जो इकिगाई का सबसे गहरा सबक है। जापानी लोग कहते हैं रिटायरमेंट का तस्वुर इकिगाई के खिलाफ है। यह सुनते ही आप शायद हैरान हो जाएं, लेकिन सुने, ओकिनावा में जापानी जबान में रिटायरमेंट का कोई लफ्ज नहीं है, क्योंकि वहां के लोग कभी रिटायर नहीं होते। वो अपना काम बदल लेते हैं, अपनी रफ्तार कम कर लेते हैं, लेकिन मकसद कभी नहीं छोड़ते। तहकीक बताती है कि जो लोग रिटायर होने के बाद कोई मकसद नहीं रखते, वो बहुत जल्द बीमार पड़ते हैं और ज्यादा उर्सा नहीं जीते, क्योंकि जब जीने की वजह खत्म हो जाती है तो जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। और यही बात फ्रैंकल ने भी कही थी, जो जीने की वजह जानता है वो किसी भी हाल से गुजर सकता है। इकिगाई भी यही कहता है, जब तक आपके पास जीने की वजह है आप जिंदा हैं, वाकई जिंदा। तो आज से वो 4 सवाल लिखें। मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूं, दुनिया को किसकी जरूरत है, किसके लिए मुआवजा मिल सकता है, और फिर वो एक छोटा सा कदम उठाएं अभी, आज, जो आपको आपके इकिगाई के करीब ले जाए। क्योंकि इकिगाई किसी दूर जगह नहीं है, वो आपके अंदर है। बस आपको उसे पहचानना है और फिर उसके मुताबिक जीना है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो कमेंट में लिखें आपका इकिगाई क्या है, या आपको क्या लगता है कि हो सकता है। और जिस शख्स को सुबह उठने की वजह नहीं मिलती, ये वीडियो अभी उसके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जो बताती है कि पैसा वाकई कहां से आता है, और वो एक गलती जो हम में से अक्सर लोग पैसे के बारे में करते हैं, जिसकी वजह से मेहनत करने के बावजूद दौलत नहीं आती। रिच डैड पुअर डैड, वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फाइनेंस किताबों में से एक है।